वंदे मातरम। 78वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज खुशियों की सुबह लाई है, आशाओं और उम्मीदों का संदेश। हमने आजादी के 77 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये हमारी आजादी की सालगिरह है। स्वतंत्रता का पर्व देश प्रेम के अनूठे भाव से हर भारतवासी का मन भर देता है। उन सभी देशभक्तों और बलिदानियों को नमन जिनके 1947 में आजादी की सुबह देखी। इस राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आयोजन स्थल लाल किला एक नई सज धज से संवरा हुआ। पूरा इलाका भव्यता की तस्वीर साकार करता हुआ। आज के स्वाधीनता दिवस समारोह में देश के प्रधानमंत्री यहां ध्वजारोहण करेंगे और फिर वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विकसित भारत के थीम के साथ इस बार हम अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। Namaskar. From the historic expanse of the magnificent Red Fort, Independence Day greetings to every Indian. All of us proudly bearing the tricolour in our hearts. The 15th of August 1947, an important day in India's history as it marked the successful culmination of years of struggle and sacrifice by countless Indians to ensure that they bequeath a free nation for future generations. And today, the 15th of August 2024, an important day in India's present, as nearly 1.4 billion Indians come together to celebrate their 78th independence. Enclosures, all packed. It's a beautiful, cloudy day here in the capital. And these are 2,000 NCC students and 500 NSS cadets, all of them over here, right in front to cross the ramparts of the Red Fort. And today we gather to celebrate this very special day with the past giving us context, serving as a point of reference. And in this saga, what went into bringing us where we are today, some of the most inspiring stories are of people who read about silent revolutionaries, quiet workers and strong leaders, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. We remember them all with pride and reverence. ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल, बाल, पाल की रणनीति ने
स्वतंत्रता संघर्ष में नई 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपा आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्ल्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन, या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। भारत का 78वां स्वाधीनता दिवस यानी हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव का अवसर। यहां उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास साफ पढ़ा जा सकता है। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछले वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी परिणति को विकसित भारत के संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आज भारत एक नई करवट ले रहा है।
देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए हैं, अनुपम हैं, अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है और इसीलिए समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में बदलाव महसूस कर रहा है। As we are celebrating India's extraordinary journey from a newly liberated nation to a global powerhouse, we must highlight our areas of development. Our economic growth has been remarkable, evolving from a focus on self-sufficiency to becoming one of the world's largest economies. In technology and innovation, India stands out with its thriving IT sector and groundbreaking advancements. Our achievements in space exploration, including the Mars Orbiter mission and Chandrayaan missions, underscore our technological prowess. Even our rich cultural heritage and contributions to arts and literature are celebrated globally. As we reflect on these accomplishments, we honor our past and look forward to a future of continued growth and global respect. करोड़ों लोगों के सपने, लाखों बलिदानों और एक नए कल की चाह का स्वर्णिम परिणाम है 1920 के अगस्त माह की 15 तारीख। अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर भारत ने दृढ़ता से आजादी के बाद एक नए सफर की शुरुआत की। आजादी के बाद अलग अलग रियासतों का भारत में विलय करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता के बाद नीली क्रांति से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। खेती के नए उपकरणों से किसानी आसान हुई और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। प्रगति का ये कारवां 78वें स्वतंत्रता दिवस तक आ पहुंचा है। देश को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जरूरी था, जिसके लिए नए कल कारखाने और नए निर्माण किए गए। जीवनदायिनी नदियों पर ऊंचे लंबे बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, कंप्यूटर क्रांति या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ तरक्की की ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान अंतरिक्ष तक फैली और 1984 में पहले भारतीय बने राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। मंगलयान और चंद्रयान की सफलता से दुनिया को चकित करने वाला भारत कम लागत में सफल प्रक्षेपण करने वाला एकमात्र देश है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की फेहरिस्त में शामिल होकर भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज पूरे विश्व में भारतीय प्राचीन परंपरा योग को सराहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने मिसाल कायम की। वहीं सार्क, नैम और ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली संगठनों में भारत सदस्य देश से लेकर अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। नया भारत अब दुश्मनों पर दहाड़ रहा है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने बताया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है। एक तरफ 5G की सौगात ने डिजिटल प्रगति को दी है रफ्तार, तो दूसरी ओर भारत अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। देश के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान विज्ञान को संजोए हुए भारत अब अपने विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और साथ ही ले चला है संपूर्ण विश्व को एक नए सूर्योदय की ओर।
As we gather at the iconic Red Fort and as millions across the country tune in to witness this momentous occasion, we celebrate the rich tapestry that defines our nation. This moment also makes us ponder that independence was not just the end of colonial rule, but the beginning of a journey towards self-determination and growth. Today, India's strides in education and healthcare stand as testaments to the fruits of freedom. In education, the digitization revolution has transformed learning, making it more inclusive and accessible. भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लगातार उच्च मानकों को स्थापित करके उन्हें पाने की दिशा में प्रयासरत है। भारत के शिक्षण संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार कई बीमारियों के नियंत्रण से लेकर उनके उन्मूलन तक की दिशा में आगे बढ़े हैं। हम विशाल देश हैं, आकार की दृष्टि से और जनसंख्या के पैमाने से भी। हमारी चुनौतियां अलग हैं और लक्ष्यों को पाने की हमारी कोशिशें भी अनूठी हैं। हमारी ये तमाम कोशिशें अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सपनों को साकार करने और प्रगति को रफ्तार देने का मुख्य आधार है शिक्षा। विकसित भारत की संकल्पना में कौशल और ज्ञान महत्वपूर्ण आयाम हैं और उस दिशा में हुई तरक्की ने भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है जो लगभग हर विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज देश में 10 में से करीब 8 लोग साक्षर हैं। हर साल तैयार होने वाले इंजीनियर्स के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालय पर काम कर रही है। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 3,000 नए ITI, 7 IIM और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स में 1 करोड़ से अधिक छात्र इनोवेशन की दुनिया में अपनी सोच को साकार करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में इस देश ने नए आयामों से उत्कृष्ट मिसाल पेश की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 706 तक पहुंच गए हैं। स्नातक की सीटों में 112% और परास्नातक की सीटों में 126% सीटों की वृद्धि ने नई उम्मीद जगाई है। जन औषधि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल से 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलाज के लिहाज से पसंद किया जाने वाला देश बन गया है। क्षय रोग समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी मुहिम हो या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव कर खुद को स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, हर एक पहल ने देश को स्वस्थ और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। समग्र रूप से कहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा भारत का संकल्प।
किसी भी देश की प्रगति की सही पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति से। साथ ही आधारभूत संरचना में निवेश और वहां पर आशातीत विकास भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उभरते भारत की प्रगति के साक्षी रहे देशवासियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के नए आयाम लिख रहा है और आधारभूत संरचना में निवेश को भी समुचित प्रोत्साहन मिल रहा है। As a cross section of the audience would clearly show, India is a young country with an old civilization. Today, with the largest aggregate of young people in the world, India is seen as a vibrant democracy with a robust economy, well positioned to reap a demographic dividend. Young India is aspirational, aware, and alive to its dreams and ambitions. And today, as we celebrate our freedom and independence as a nation, we need to foreground the importance of interdependence as a people. An excited crowd awaiting for the festivities of celebration to begin with the Prime Minister's arrival. Prosperity, growth and advancement in silos, we all know, is self-limiting, and we are all deeply interlinked socially, physically and economically. Progress and development have to reflect in all sections and strata to make it sustainable for India, ensuring that it remains one of the fastest growing economies of the world. उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए जरूरी है मजबूत आधारभूत संरचना और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था। 2 वर्ष पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत अब अपने कदम बढ़ा चुका है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। विकास की लाइफलाइन होती हैं सड़कें। आज के वाइब्रेंट भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है सड़क निर्माण के क्षेत्र में। देश ने एक दिन में लगभग 29 किलोमीटर सड़क निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए चीन, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 20 शहरों में रफ्तार भरती मेट्रो रेल, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, रैपिड रेल और वाटर मेट्रो से यात्रियों को मिली है वर्ल्ड क्लास सुविधा। रेल नेटवर्क के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसकी प्रगति के क्या ही कहने। 2014 के 21,614 रूट किलोमीटर से बढ़कर अब 62,119 रूट किलोमीटर हो गया है। भारतमाला परियोजना ने जहां एक ओर आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर के निर्माण से नई गति प्रदान की, वहीं पीएम गति शक्ति ने लॉजिस्टिक को बनाया है सरल और सुगम। उड़ान यानी उड़े देश का हर नागरिक योजना ने हर वर्ग के हवाई सफर के सपने को सच किया। 2014 के मुकाबले वर्तमान में यात्री और एयरपोर्ट्स दोनों हो गए हैं दोगुने। कारोबार की बात करें तो मेक इन इंडिया से बढ़ा है निवेश और रोजगार सृजन। मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार हो रहा है। भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है। यही नहीं, भारत का व्यापारिक निर्यात 3.12% की वृद्धि के साथ 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 22% तक बढ़ी, जबकि अक्षय ऊर्जा की क्षमता पिछले 5 साल में हो गई है दोगुनी। सामरिक क्षेत्र में भी देश मजबूत हुआ है। अब भारत रक्षा उत्पादों का सिर्फ आयातक ही नहीं बल्कि निर्यातक और उत्पादक भी बन गया है। इन प्रयासों से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये देश उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके बारे में 10 साल पहले सोचा भी नहीं गया था। In fact, today's celebrations would really never be complete without the participation of these young school children that we have present here across the ramparts. The Inter-Services and Delhi Police Guard of Honor assembled. The crowd visibly anticipative. The sun seems to have taken a back seat and the cloud cover providing protection in this heat. It's a humid day, and of course there's a slight gentle breeze which is making the humidity bearable. This is the VIP enclosure with the dignitaries and of course special enclosure for the general public and many special invitees. Nearly 25,000 people would be here, and this is a shot of the school children. सावन के महीने की बहुत ही शानदार और खूबसूरत सुबह और हम मना रहे हैं हमारा स्वाधीनता दिवस। सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए नारी शक्ति और युवा शक्ति की भागीदारी सबसे जरूरी है। और युवा शक्ति को दर्शाते हुए यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स 2000 की संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र और उन्हीं के साथ लगभग 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स जिन्होंने माय भारत की आकृति यहाँ बनाई है लाल किले की प्राचीर के सामने, जिसे ज्ञान पथ कहा जाता है। हम जानते हैं नारी शक्ति मजबूत समाज का आधार है और युवा शक्ति बदलाव की वाहक है, साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है। ये परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। एक परिवार के विकास की बात हो या देश की प्रगति की, महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया है। आज नारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। थल, जल, नभ और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नारी शक्ति देश का परचम लहरा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सफलता हो या लोकतंत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करना, लैंगिक न्याय की अवधारणा या फिर 3 तलाक से मुक्ति, ये ऐसे कदम हैं जिससे नारी का सम्मान, सुरक्षा और समावेशी विकास राष्ट्र निर्माण में एक नए आयाम जोड़ रहे हैं। 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण दूर दराज के गांव देहात में भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जन औषधि केंद्रों में 1 रुपए की दर से 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना कमजोर तबकों की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुनहरी उपलब्धि है। गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए प्रदान करना और मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह करना, ये सभी बदलाव नए भी हैं और प्रभावी भी। रसोई घर को धुआं मुक्त कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के सपनों को उड़ान मिली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं। आज साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में
महिला सैनिकों की तैनाती, ये देश नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ने करोड़ों युवाओं के स्किल को ऊंची उड़ान दी है। युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आजीविका के नए द्वार खुले हैं। ड्रोन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, परमाणु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाकर आधुनिक चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवा प्रतिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है। आज का युवा आत्मनिर्भर बनकर देश को नई दिशा दे रहा है। युवा और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत बन रहा है सशक्त और विकसित। Well, our nation is definitely witnessing remarkable progress, with women breaking barriers and setting new benchmarks in every field. And this year, among the distinguished guests gracing the celebration are some extraordinary individuals, like Lakhpati Didis, who are a beacon of rural entrepreneurship and employment. Their journey from humble beginnings to becoming successful businesswomen highlights the transformative impact of economic empowerment. We also have drone Didis seated here, who are renowned for their innovative use of technology in agricultural practices through drones. Their contributions are a testament to how technology can drive progress and sustainability. We are honored to welcome Olympians amongst us, who have brought glory to our country through their exceptional athletic prowess. And as these remarkable figures are seated here today at Red Fort, their presence today not only celebrates individual accomplishments, but also symbolizes the broader narrative of progress and empowerment shaping modern India. इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास हुए हैं। आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा वे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ मिला है। इसमें छात्र छात्राएं शामिल हैं, माई भारत योजना के लाभार्थी शामिल हैं, पीएमसी योजना के छात्र शामिल हैं और सीमा सड़क संगठन, जो कि सीमाओं पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके कर्मचारी भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 2000 प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहां उपस्थित होकर देश के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह है विकसित भारत 2047 के संकल्प को परिभाषित और परिलक्षित करता हुआ युवा शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर 2000 एनसीसी कैडेट्स, जो कि देश के अलग अलग स्कूलों से यहां पर आए हैं, उसके अलावा एनएसएस के 500 स्वयंसेवक हैं, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started. And as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges. And here at Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage.
prayers of reverence and gratitude, to find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना। सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, जो भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल हैं। दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम बाजारों, कौशल और रोजगार में वृद्धि की जाएगी। आयात कम और निर्यात बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार किया जाएगा, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा अधिक उत्पादन। गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ दूर दराज के इलाकों में मल्टी मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और होगा सेवाओं का विस्तार। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लक्ष्य है पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2047 के भारत की तस्वीर में रंग भरने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम कर हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार ने परंपरा और आधुनिकता के सम्मिश्रण के साथ राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि रखा है।
यही वजह है कि आज भारत वैश्विक रूप से मजबूत स्थिति में है। यहाँ से विकसित भारत की उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा, आत्मनिर्भर, सशक्त, उन्नत और समृद्ध। With centuries of history embedded in its walls, the Red Fort is a true example of architectural brilliance. Everybody now awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. When the national anthem is being played during the flag hoisting, a 21-gun salute will also be given. The 105mm light field gun will be giving the salute, and the 8711 field battery will be presenting that. Major Submesh Kaushik will be the commanding officer of that. These are 14 buglers from the 3 services. They mark time and of course shortly will herald the arrival of the Prime Minister here at the venue, forming the logo of My Bharat, NCC cadets. The NCC, a pillar of discipline and national pride. Cadets undergo rigorous training and inculcate the values of leadership, integrity and responsibility. And of course also the NSS volunteers, known for their selfless service to society, has long been a force for social change. My Bharat are specially positioned cameras bringing you these beautiful visuals. In fact, the humidity in the air providing for perfect visuals. माय भारत जो अब विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है, गण्यमान्य व्यक्तियों की दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर और हल्की सी बूंदाबांदी के बाद मौसम और भी खुशनुमा होता हुआ ऐतिहासिक लाल किला, जिसकी ये प्राचीर और वहां मौजूद हैं गण्यमान्य व्यक्ति, प्रतीक्षा है कुछ ही देर में आगमन होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाल किला जिसकी नींव 1638 में रखी गई और 1648 में तैयार हुआ। इसी लाल किले ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को देखा। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में लाल किले का स्थान हमेशा आजादी की लड़ाई के केंद्र में रहा। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। लाल किले पर तिरंगा फहराने का जज्बा हर वीर, हर क्रांतिकारी के, हर देशभक्त के मन में था। यहीं लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया गया और बिगुल की आवाज जो उद्घोष है इस बात का कि आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री का। इस पल की और इसी दृश्य की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का।
the National Flag Guard, the Guard Commander, Commander Vinay Dubey giving the commands as the Prime Minister's carcade gently takes the curve of the moat to arrive towards the Lahori Gate side. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। सेना पुलिस सम्मानकर आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, विशाल और भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए प्रवेश के लिए इसमें एक काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा,
ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले वे यशस्वी खिलाड़ी, जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की, स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely.
And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today's to unite the largest democracy in the world, and today with much over 1 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green, colors which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure, again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसके
जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे,
अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने
देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। हर देशवासी का संकल्प